आज का युवा जो है वो ज्यादातर कंप्यूटर साइंस या अन्य ब्रांचेस की तरफ जा रहा है। वो जॉब सीकर ज्यादा बन गया है। तो मैं आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन हो सकता है? कहते हैं तुम पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जी। और ये कह करके उनको हम प्रेरित करते हैं। जी। कोई नहीं कहता कि तुम पढ़ोगे लिखोगे बनोगे टाटा बनोगे बिरला जी। बनोगे गोयनका, कोई नहीं कहता। एक सीमित दायरे में नौकरी है। जी। एक संस्थान है, 50 की भर्ती हो सकती है। जी। 50 की जगह आप 100 नहीं कर सकते, जी। आप 1000 नहीं कर सकते। जी। और वो सीमित जो नौकरियां हैं वो सैचुरेट होती हैं, जी। वो पूरी भर जाती हैं। जी। अब वैसे केस में और कोई विकल्प बचता नहीं, जी। जब तक कि दूसरी नौकरी का सृजन न किया जाए। जी। तो हम सृजता नहीं बनाते। नमस्कार। शशांक सूत्र के इस एपिसोड में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर एस.पी. मिश्रा जी, फॉर्मर वाइस चांसलर डीएसबीवी हरिद्वार यूनिवर्सिटी, श्रीधर यूनिवर्सिटी प्लानी। और सर के बारे में अगर मैं जितना भी परिचय देना चाहूँ, सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। सर कई संस्थानों में डायरेक्टर और डिफरेंट पोस्ट पर रह चुके हैं। हमारे साथ सर, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। नमस्कार सर, आज का युवा, आप देख रहे होंगे कि आज का युवा जो है वो ज्यादातर कंप्यूटर साइंस या अन्य ब्रांचेस की तरफ जा रहा है। वो जॉब सीकर ज्यादा बन गया है। तो मैं आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, मैं ये जानना चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन हो सकता है? शशांक जी, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न छेड़ा है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर कई तरीके से दिया जा सकता है जी। और बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो इसकी जो जड़ है वो हमारे माता पिता पर जाती है, जी। घर वाले पर जाती है, परिवार वाले जहाँ से बच्चा बड़ा होता है। जी। क्योंकि यदि हम बार बार उनसे कहते हैं तुम पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जी। और ये कह करके उनको हम प्रेरित करते हैं। जी। कोई नहीं कहता कि तुम पढ़ोगे लिखोगे बनोगे टाटा बनोगे बिरला जी। बनोगे गोयनका, कोई नहीं कहता। जी। तो बच्चे के मन में आता है कि हमें तो पढ़ लिख के नौकरी करनी है। तो शुरुआत से उसकी जो बीज है, बीज बोने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। जी। इसलिए जैसे वो फलता फूलता है और उसके अनुसार उसकी सोच वैसी बनती चली जाती है। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। जी। सच्चाई है कि हर जगह पर एक सीमित दायरे में नौकरी है। जी। एक संस्थान है, 50 की भर्ती हो सकती है। जी। 50 की जगह आप 100 नहीं कर सकते, जी। आप 1000 नहीं कर सकते। जी। और वो सीमित जो नौकरियां हैं वो सैचुरेट होती हैं, जी। वो पूरी भर जाती हैं। जी। अब वैसे केस में और कोई विकल्प बचता नहीं, जी। जब तक कि दूसरी नौकरी का सृजन न किया जाए। जी। तो हम सृजता नहीं बनाते। जी। दिक्कत यही है, हम कुछ ऐसा प्रेरणा देने की बात नहीं करते जिससे वो सृजता बने, जी। जिससे वो खुद दूसरों को नौकरी देने की जी। स्थिति में आए। वस्तुतः ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जी। इसे हम कहते हैं परसूट ऑफ एक्सेलेंस, हम्म। मतलब उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ते जाना या आगे बढ़ने का प्रयास करना। प्रयास करना। और ये उत्कृष्टता हर जगह होती है। ये उत्कृष्टता में क्या होता है कि व्यक्ति नवाचार की तरफ आगे बढ़ता है, अन्वेषण की तरफ आगे बढ़ता है, जी। नई नई चीज़ों को करने की तरफ आगे बढ़ता है। जब ये नई चीज़ें वे सामने आती है, नए चीज़ों के आधार पर नए प्रोडक्ट सामने आते हैं, जी। तो नए तरह के इंटरप्राइज, नए तरह की फैक्ट्री, जी। नए तरह के प्रोडक्ट सब डेवलप होकर मार्केट में आते हैं। जी। वस्तुतः इसीलिए हम कहते हैं कि ये उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी परिणति एक स्टार्टअप के रूप में होती है, वो यदि होनी शुरू हो जाए तो फिर इसके मायने बहुत कुछ होते हैं। जैसे इसके एक मायने होते हैं कि जिस देश में इस संस्कृति का विकास जितना हुआ, जी। वो देश उतना विकसित होता हुआ चला गया। जी।
जिस देश में संस्कृति का विकास, उद्यमिता संस्कृति का विकास जितना कम हुआ, वो देश उतना कम प्रगतिशील हुआ। जी इसलिए आप देखेंगे कि जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं, जी वहाँ पर उद्यमिता बहुत अधिक है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर उद्यमिता बहुत कम है। जी हम चाहते हैं उस ओर आगे बढ़ना, हम प्रगतिशीलता की तरफ आगे बढ़ना। प्रगतिशीलता की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल। आपने कहा कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, ये हिंदुस्तान में बड़ा प्रचलित कहावत है। बिल्कुल। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, बड़े अच्छे तरीके से सृजन बताया, नौकरियों का सृजन कैसे हो सकता है। विद्यार्थियों का झुकाव प्लेसमेंट की तरफ ज्यादा है, वो जॉब सीकर बनकर रह गए, जॉब क्रिएटर नहीं बन पा रहे। इस पर आपने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला। और जब चूंकि आपने विकासशील देशों की बात की, तो अभी हाल में ही एक आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो वहां मुझे लगा कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारी जो इंजीनियरिंग कैटेगरी है, हम कुछ इंजीनियरिंग तक सीमित रह गए हैं। वहां पर हमें प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और या रक्षा क्षेत्र में हम आयुध निर्मात्री के तौर पे मुझे लगा कि हम लोग काफी थोड़ा सा हमने प्रगति की है, लेकिन अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे जहां विकसित देश पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या ये कमी हमें खली थी? हमें ऑपरेशन सिंदूर में कमी बहुत खली, और इसके कारण हमने दो चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक तो हमने कहना शुरू कर दिया मेक इन इंडिया, जी हम हर चीज़ों को भारत में बनाएंगे। हर चीज़ों का मतलब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, जो चीज़ हम दूसरे विदेशों से ले रहे हैं, दूसरे देशों से ले रहे हैं, उसे हम अपने यहाँ हम पैदा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजी पर निर्भरता जी हम दूसरे देशों पर ना हो सके। और यही कारण रहा कि आज देखिए जैसे ड्रोन, आज ड्रोन का ज़माना है, युद्ध में ड्रोन का ज़माना है। जी अब ड्रोन के क्षेत्र में आप देखिए हमारे यहाँ अनेकों फैक्ट्रियाँ ड्रोन की खुल गई, जी और वो उन फैक्ट्रियों से अब हम वैरायटी ऑफ ड्रोन्स, जी बहुत तरह के हम ड्रोन्स बना रहे हैं। बिल्कुल सच। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक ड्रोन की फैक्ट्री खुलने जा रही है, जो 30,000 ड्रोन पर मंथ बनाएगी। शायद लखनऊ में वो हाँ, फैक्ट्री शायद ये लखनऊ में ही खुलने जा रही है। जी अब वो 30,000 ड्रोन बनाएगी। ये तो एक प्रदेश की बात हुई। इसी प्रदेश में पता नहीं कितने ड्रोन की फैक्ट्री खुले, पूरे भारतवर्ष में कितने खुले, लाखों की संख्या में ड्रोन बनेंगे। हम अपने सैनिकों को बचा पाएंगे। ये युद्ध में जाते हैं, जो शहीद का दर्जा पाते हैं, वो शहीद न बने। जी ड्रोन के माध्यम से हम लड़ाई करें। यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ये टेक्नोलॉजी सहायक सिद्ध होगी, लेकिन इस ड्रोन को बनाएगा कौन? मैं उसी की चर्चा कर रहा था। इस ड्रोन को बनाएंगे हमारे स्टार्टअप, हमारे वो विद्यार्थी, वो नौजवान जो नए चीज़ों को सीख करके इन चीज़ों को वो समझेंगे कि देश को इसकी ज़रूरत है, और हमें बाहर से नहीं मंगाना है, हमें अपने देश में ये बनाना है। जी जिस दिन वो समझ जाएंगे, आप समझिए उस दिन बहुत बड़ी क्रांति होगी, और शायद ऑपरेशन सिंदूर से हमने यही सीखा। मतलब डिफेंस सेक्टर में काफी कुछ करने के लिए ड्रोन से हमारे पास है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे आपसे, चूंकि आपने स्टार्टअप कल्चर की बात की, हम भी स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं, तो एक अच्छे विद्यालय में न केवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बल्कि स्कूल लेवल से भी हम कैसे एक स्टार्टअप कल्चर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं? स्कूल से ही स्टार्टअप एक्चुअली आने की बात हम लोग करते हैं। स्कूल में यदि वाकई में हम एंटरप्रेन्योरशिप की चर्चा करना शुरू कर दें, जैसे आपको खुशी होगी कि मेरी पहली किताब जी उद्यमिता के नाम से जी सीबीएसई ने पब्लिश की, और सीबीएसई के करिकुलम को बनाने में हम लोगों ने मदद किया, जी जिसमें उद्यमिता को पढ़ाया जाता है। जी 10+2 वोकेशनल स्ट्रीम में उद्यमिता को इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ सर। क्या अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनमें उद्यमिता को एक प्रमुख सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए? 100% ये इसको करना ही चाहिए, और अभी ऑप्शनल के रूप में इन्होंने रखा है, लेकिन हर कॉलेजेस में अब ये अलग से इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाह रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब हुआ मेरे पास आइडिया है और जी मेरे पास कुछ नहीं है, जी बस हम अपने आइडिया को लेके आते हैं, और इंक्यूबेशन सेंटर में हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें चाहिए। हमें रॉ मटेरियल मिलती है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट मिलता है, हमें मेंटरशिप मिलती है, हमें काम करने की सुविधा मिलती है,
और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए पैसे मिलते हैं, और ये सब के आधार पर हम रिसर्च करते हैं जी और रिसर्च करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ये हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, एग्जाम्पल के रूप में मैं दे रहा हूँ, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जी ये सोच रखा है कि हर टेक्निकल कॉलेजेस में जी हम इसकी स्थापना करेंगे। अभी इसके माध्यम से हमारे जो इंजीनियरिंग विद्यार्थी, अभी जिसकी दुर्दशा, आप कहें यूं, दुर्दशा मैं इसलिए कहता हूं, लगभग 25 लाख इंजीनियर हम अपने देश में बनाते हैं जी हर वर्ष, हर वर्ष। हर वर्ष। और 25 लाख में से अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड और लेस एम्प्लॉयड यदि उसकी श्रेणी में आप रखें तो उसकी श्रेणी में लगभग 20 लाख के करीब आ जाते हैं। 5 लाख होते हैं जो फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं। ओके। तो अब ऐसी स्थिति में यदि इस स्थिति का सामना करना है जी तो हमें अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इस ओर लाना जरूरी हो गया है, जिसके आधार पर वो सीमित आय वाले संसाधनों की तरफ ना देखें, सीमित आय के लिए वो आगे ना बढ़े, असीमित आय के लिए बढ़े। बढ़े। नौकरी में हमें पता है कि 30 तारीख को हमें क्या मिलना है, लेकिन यहाँ जब आप आते हैं तो असीमित है। आज आपको इतनी आमदनी हो रही है, कल कितनी होगी इसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इस ओर उसको प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें ग्रोथ इन्फिनिटी है। बिल्कुल। और चूंकि इसमें ग्रोथ इन्फिनिटी है, लेकिन एक विद्यार्थियों के बीच एक सूचना का अभाव है। चूंकि जब विद्यार्थी अपना स्टार्टअप शुरू करता है इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, तो उसके पास कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। क्या भारत सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा उसको इसमें कोई सहायता प्राप्त की दी जाती है? इसके पहले कि मैं उसके बारे में बात करूं, एक चीज और जोड़ना चाहता था। जी इसमें स्टेटस का बड़ा फर्क होता है। जी स्टेटस का मतलब आप डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जी आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप डीन हैं, जी तो आपका एक स्टेटस है। आपका जो स्टेटस होता है वो क्या है? आपका स्टेटस एक ओनरशिप का नहीं होता। आप ओनर नहीं है, आप सर्वेंट हैं। चाहे आपका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, जी आप किसी की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन एक चाय वाला है, उसके पास में एक आदमी बर्तन मांजने के लिए है और एक चाय वाला है, ऑनरशिप है उसके वो पास। ऑनरशिप है। अब ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि आप अपना काम करते हैं तो अपने मालिक बनते हैं, अपना रास्ता चुनते हैं, जी अपनी राह खुद आप तय करते हैं और अपने तरीके से चलने की आपको आज़ादी होती है। यहाँ आपको आज़ादी नहीं है। जी यहाँ पर आप नॉर्म से, रूल से, बहुत सारी चीज़ों से आप बंधे रहते हैं। मतलब जब आप स्टार्टअप चलाते हैं अपना, बिल्कुल। आपने चाय वाले का एग्जांपल दिया, जी चाय वाले की भी बड़ी अच्छी चेन आपने देखी होगी, कई जी, चेन्स आई हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका ये कहना है कि आप स्वयं मालिक होते हैं, आप स्वयं ओनर मालिक। होते हैं। तो आप जो जॉब सीकर हैं उनके लिए एक हमें मतलब गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि जी मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बिल्कुल, आपने सही मत कहा। पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुआ अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि सुविधाओं के लिए आपने पूछा, सुविधाओं के लिए आज अंबार लगे हैं। जी सुविधाओं के ऐसे अंबार लगे हैं जैसे आप जो चाहें आपको वही मिलेगा। मतलब इसको कम शब्दों में कहें, जो चाहे वही मिलेगा। आपको इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मशीनरी आपको चाहिए, आपको लैंड चाहिए, शेड चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, जो चाहिए वो सब सरकार आज आपको देने के लिए तैयार है। इंक्यूबेशन सिस्टम का मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। जी इंक्यूबेशन सिस्टम में जैसे एक स्कीम है प्रयास, जी एक स्कीम है निधि प्रयास उसको कहते हैं, जी दूसरी स्कीम है निधि EIR, जी तीसरी स्कीम है सीड कैपिटल असिस्टेंस। जी मतलब क्या हुआ? एक स्कीम निधि प्रयास, निधि EIR जहां पर रिसर्च के लिए ग्रांट मिलती है, और एक सपोर्ट सिस्टम जहां पर आपको 20 लाख रुपए तक की ग्रांट वहीं कॉलेज में मिल जाती है जी सीड सपोर्ट के माध्यम से। आप सोचिए, आपको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं, काम की शुरुआत करने के लिए वो ग्रांट आप ले सकते हैं। जी और यदि आपके पास बैंक में जाने की आपको आप सोचते हैं तो बैंक में जाने के पहले आप स्टार्टअप इंडिया में आप अप्लाई कीजिए। स्टार्टअप इंडिया में आपको 20 लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक
आप स्टार्टअप इंडिया से ले सकते हैं जी उसमें कोई दिक्कत। और हजारों के संख्या में जी हमारे लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही जी है। बैंक में इसकी छूट है, बैंक में कम इंटरेस्ट रेट पर आपको इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आधार पर जो इंटरप्राइज सेटअप की जाती है इसके लिए छूट है और हर बैंक इसके लिए आगे आने के लिए तैयार है। आपके पास इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, जो इन्वेस्टर्स आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, जी जिसको हम इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी कहते जी हैं और इसको इनिशियल फंडिंग करने वाले लोग भी कहते हैं। जी आप जो भी कहना चाहें इन्हें। वो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस को, यदि आपका आइडिया ठीक है, आपका बिजनेस ठीक है, तो फिर लोन की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लाख में ज़रूरत हो या करोड़ में ज़रूरत हो। वो इक्विटी के बेसिस पर 2%, 3%, 10% डिपेंडिंग ऑन कितना चाहिए आपको, मतलब जितना अच्छा आपका आइडिया होगा उतना आपको उतना सुविधा। आपको इक्विटी मिल जाएगा। 100% आपको, आप कहिए कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है और सारा पैसा आपको लगाना है, वो कहेगा ठीक है, कितना पैसा लगाना है? 10 करोड़। 10 करोड़ हम लगाते हैं, दिमाग आपका, पैसा मेरा, बिजनेस शुरू करते हैं।